प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल सालनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आज हम लोग हिंदी भाषा के व्याकरण के क्रम में व्यंजन वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कड़ी में पिछले वीडियो में हम लोग स्वर वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। इस वीडियो में हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, बिना किसी विलंब के आज का शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, व्यंजन वर्ण वे वर्ण या ध्वनियाँ हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। यानी प्रिय विद्यार्थियों, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। बिना उनकी सहायता के हम उनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जैसे क है तो क में आप देख रहे हैं अ छिपा हुआ है। जैसे हमने गिलास यहाँ लिखा तो गिलास में देखिए ग में अ, ई, ल में अ और स में अ, ये छिपा हुआ है। बिना इसकी सहायता से हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मूल रूप से हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। वैसे तो तमाम विद्वानों ने इनकी संख्या 45 तक मानी है। प्रिय विद्यार्थियों, व्यंजन के भेद के बारे में हम लोग जानेंगे। व्यंजन के बारे में हम लोग समझ ही गए कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण वह वर्ण या ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। अब व्यंजन के जो भेद हैं विद्यार्थियों, वो आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। आभ्यंतर का मतलब होता है ध्वनि उत्पन्न होने से पहले जो वागेंद्रिय की क्रिया है, वागेंद्रिय मतलब जो जिह्वा है, उसकी जो क्रिया है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। यानी जिह्वा की जो स्थिति है उच्चारण के क्रम में, उसके आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है प्रिय विद्यार्थियों, उसमें स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है और हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर जो पहला वर्गीकरण है वो है स्पर्श व्यंजन का। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ या निचला होठ, यानी जिसके उच्चारण में जीभ, ये जो जिह्वा है ये, या ये नीचे का जो होठ है, ये उच्चारण स्थान का स्पर्श करके वायु को रोकता है। और इन व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर 5 अलग अलग वर्गों में 5-5 की संख्या में विभाजित किया गया है। यानी स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा, जीभ या जो होठ, निचला होठ है, यह वायु को रोकता है, उच्चारण स्थान की वायु को रोकता है, उसको स्पर्श करके और फिर ध्वनि प्रकट करता है। तो वह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और ये 5 वर्ग में है और इनकी 5-5 संख्या है। जैसा कि विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं, यह है क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, य। टा वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ड़। ता वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। पा वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। तो ये स्पर्श व्यंजन है विद्यार्थियों। यह जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और इनमें आप देख रहे हैं 5-5 ध्वनियाँ हैं या 5-5 वर्ण है। क, ख, ग, घ, अंग,
च छ ज झ य ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के यह जो 5 वर्ण हैं ये आते हैं, या 5 जो ध्वनियाँ हैं ये आती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आप प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है, 5वीं ध्वनि है, इस पर आप ध्यान दीजिए। अंग, य, अड़, न, म। इसे अनुनासिक भी कहते हैं, और अनुनासिक इसलिए कहते हैं विद्यार्थियों कि इनका उच्चारण नासिक से होता है, नासिका से होता है, नाक से होता है। जैसे अंग, य, अण, न, म, इसमें जो है हवा नाक से बाहर निकलती है, और इसका उच्चारण नासिक के या नाक से होने के कारण अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है यह अनुनासिक वर्ण होता है। कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा, इसको आप खास तौर पर ध्यान दे करके इसका अध्ययन कीजिएगा, इसको आप कंठस्थ कीजिएगा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग की ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, और प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है या 5वीं ध्वनि है इसे अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक इसलिए कहा जाता है विद्यार्थियों कि इसका उच्चारण नासिका से होता है। अब आइए अगला जो वर्गीकरण है वो अंतस्थ व्यंजन। अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों, ये वह व्यंजन है जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती होता है। इन व्यंजनों में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है, यानी जैसे स्वर का जो हम उच्चारण करते हैं उसी तरह से अंतस्थ व्यंजन में स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती होता है, यानी श्वास का अवरोध जो है बहुत कम होता है, और य और व में यह प्रवृत्ति अधिक है, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से एक सवाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी भाषा के वर्ण क्रम में स्वर तो आप जान गए, अर्धस्वर किसे कहा जाता है? तो य और व वर्ण को अर्धस्वर कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण स्वर से थोड़ा सा अधिक और व्यंजन से थोड़ा सा कम श्वास का अवरोध होता है, इसलिए। और ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत विद्यार्थियों य, र, ल, व आता है। तो अब हम ये जान गए कि अंतस्थ व्यंजन क्या है। ये वह व्यंजन है जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती होता है, यानी जो श्वास का अवरोध है, जो हम हवा, वायु जो हम ध्वनियों के उच्चारण में बाहर निकालते हैं, वो बाहर निकालने का जो स्वरूप है वह स्वर और व्यंजन के उच्चारण का मध्यवर्ती होता है। इसीलिए जो है य और व में प्रवृत्ति अधिक होने के कारण इसे अर्धस्वर कहा जाता है, और अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल, व। आप देख रहे हैं ना, श्वास का अवरोध बहुत कम होता है, श्वास को रोकना नहीं पड़ता है। य, र, ल, व, य, र, ल, व। प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो वर्गीकरण है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ये वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में विशेष रूप से श्वास का घर्षण होता है। हम जब इनका उच्चारण करते हैं और जब वायु निकलती है मुख विवर से, तो इसमें एक विशेष रूप से घर्षण होता है, रगड़ होती है। वस्तुतः जीभ तथा होठ के निकट आने के कारण इनके उच्चारण में वायु रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिससे संघर्ष होता है, इसीलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, और ये ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो घर्षण के कारण गर्म वायु जो है निकलती है, क्योंकि हवा के ही सहारे, वायु के ही सहारे हम ध्वनियों को
उत्पन्न करते हैं। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में यह होता है कि ये जो श्वास, जो वायु मुख विवर से निकलती है, ये विशेष रूप से इनमें जीभ और होठ के मध्य एक विशेष घर्षण होता है, रगड़ होती है और ध्वनि बाहर निकलती है, जैसे श, ख, श, ह, है ना। आप देख रहे हैं, यह तालव्य श है, मूर्धन्य श है, दंत्य श है और ह है। श, ख, श, ह। अब इसमें आप देख रहे हैं ना, श, 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 ह। इसमें जब वायु निकलती है तो जिह्वा और होठ के मध्य रगड़ होती है, उसमें एक तरह का घर्षण होता है। श, आप देख रहे हैं, श, श, ह। तो इस तरह से इन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन किसे कहा जाता है या इनकी संख्या क्या है? तो 4 है। श, 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 ह। य, र, लवांतस्थ व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के ये वर्ण आते हैं, ये ध्वनियाँ आती हैं और इनमें प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण को अनुनासिक कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण नाक से होता है, नासिका से होता है। तो यह अच्छी तरह से याद कर लेना विद्यार्थियों। यहाँ से तमाम प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आरओ की परीक्षा हो, ये आरओ की परीक्षा हो, सिविल की परीक्षा हो, टेट की परीक्षा हो, सुपर टेट की परीक्षा हो या फिर टीजीटी, पीजीटी, एलटी की परीक्षा हो। तो यह जो हिंदी का भाषिक स्वरूप है, हिंदी भाषा की जो ध्वनि व्यवस्था है, वर्णमाला है, यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, पूछे जाते हैं और प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें पता रहेंगी। प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम में हम देखते हैं पार्श्विक व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। अब पार्श्विक का मतलब होता है पास, पार्श्विक का मतलब होता है पास, नज़दीक। अब पार्श्विक के अंतर्गत जीभ तालु को छूती है, इसका जब हम उच्चारण करते हैं इस ध्वनि का, तो जीभ जो है तालु को स्पर्श तो करती है, परंतु हवा जो है बगल से निकल जाती है और इसीलिए इसे पार्श्विक कहा जाता है। और यह ल जो ध्वनि है, यह पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आती है। तो प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ल, र या व। तो इस तरह से आप जाने रहेंगे। और दूसरा है विद्यार्थियों लुंठित या प्रकंपित। लुंठित का मतलब होता है लुढ़का हुआ या रगड़ा हुआ। यहाँ जब हम इस वर्ण का, या यूँ कहा जाए कि जब किसी भी वर्ण का हम उच्चारण करते हों जिसमें जिह्वा का अग्रभाग प्रकंपित होता हो, इसीलिए इसे प्रकंपित भी कहा जाता है। जिह्वा का अग्रभाग प्रकंपित होता है, उसमें एक कंपन होता है, तब ध्वनि बाहर निकलती है। हवा जो है में एक कंपन सा महसूस होता है और फिर ध्वनि बाहर निकलती है, जैसे र, यानी रगड़ भी होता है और जिह्वा का जो अग्रभाग है उसमें एक तरह का कंपन या एक तरह के रगड़ की अनुभूति होती है। तो इसीलिए इसे प्रकंपित या लुंठित कहा जाता है। यह वर्ण है र। तो लुंठित या प्रकंपित वर्ण के रूप में किसे जाना जाता है? तो र को जाना जाता है। पार्श्विक वर्ण के रूप में किसे जाना जाता है? पार्श्विक व्यंजन के रूप में तो ल वर्ण को जाना जाता है। इसको भी याद कर लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्श्विक व्यंजन ल है, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन र है। पार्श्विक का मतलब होता है कि जब हम जीभ और तालु का स्पर्श करते हुए किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं और वायु बगल से निकल जाती है, तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह पार्श्विक व्यंजन कहलाती है और वो ल है। और लुंठित या प्रकंपित, लुंठित का मतलब होता है लुढ़का हुआ या रगड़ा हुआ, यानी जब जिह्वा और होठ का
संपर्क होता है तो जिह्वा का जो अग्रभाग है, जब उसमें एक विशेष कंपन या रगड़ होती है और फिर ध्वनि बाहर निकलती है तो उसे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन के रूप में जाना जाता है और वह वर्ण है रा। तो इसको आपको याद कर लेना है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम व्यंजन के भेद के अंतर्गत बाह्य प्रयत्न के आधार पर जानते हैं कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कौन कौन से भेद होते हैं। ध्वनि उत्पन्न होने की अंत की क्रिया को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। भी आप समझे रहिएगा कि बाह्य प्रयत्न से क्या तात्पर्य है या बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं। तो ध्वनि उत्पन्न होने की अंत की क्रिया को बाह्य प्रयत्न कहते हैं और इस आधार पर 4 जो है विभाजन किया गया है, जिनमें घोष या सघोष वर्ण, अघोष वर्ण, महाप्राण और अल्प प्राण व्यंजन आते हैं या वर्ण आते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, घोष या सघोष व्यंजन वर्ण के अंतर्गत घोष वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्री के अधिक कंपन के कारण आवाज भारी हो जाती है और यह व्यंजन माला के अंतिम 3 वर्ण और य, र, ल, व, ह, छ, त्र, ज्ञ, स्र और सभी स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। घोष वर्ण के अंतर्गत विद्यार्थियों, यह आप अच्छी तरह से जानिए कि जब इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो जो स्वर तंत्री है यानी जो जिह्वा है, इसमें अधिक कंपन होता है वायु का सम्मेल होने के कारण और आवाज़ भारी हो जाती है। तो जो व्यंजन माला है, जैसे व्यंजन माला जो ये देख रहे हैं आप, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये व्यंजन माला है। तो व्यंजन माला के अंतिम जो 3 वर्ण हैं, आप देख रहे हैं अंतिम 3 वर्ण, अंतिम 3 वर्ण आप ले लीजिए। ये अंतिम 3 वर्ण जो है यह घोष या सघोष के अंतर्गत आते हैं। ये आप देख रहे हैं, देखिए ग घ अंग, ज झ य, ड ढ ड़, द ध न, ब भ म, ये जो है घोष या सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों य, र, ल, व, ह, छ, त्र, ज्ञ, स्र और सभी स्वर, ये सभी स्वर भी आते हैं। जो स्वर हैं वो भी घोष या सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद विद्यार्थियों अघोष वर्ण आता है। इस वर्ण के उच्चारण में कंपन के कारण आवाज भारी नहीं होती है। इसके उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है और व्यंजन माला के प्रथम 2 वर्ण और श, ख, स है ना, श, ख, स ये जो संघर्षी व्यंजन है वो, और 2 वर्ण व्यंजन माला के, यहाँ भी देख लीजिए आप, क, ख, च, छ, ट, ठ, द, त, थ, प, फ, यहाँ भी ये है, देख लीजिए, क, ख है, च, छ है, ट, ठ है, त, थ है, प, फ है। ये क्या है? ये अघोष वर्ण है। अब आप इसको जाने रहिएगा कि परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसे ही पूछ लेगा, विकल्प में दिया रहेगा, है ना, जैसे विकल्प में क, ग, ज, ध इस तरह से रहेगा और पूछ लेगा कौन सा वर्ण अघोष है, तो उसमें एक अघोष का रहेगा। इसी तरह से पूछ लेगा निम्न में से सघोष वर्ण कौन है, तो 3 अघोष वर्ण रहेंगे, एक सघोष वर्ण रहेगा। आप तभी जान पाएंगे जब अच्छी तरह से आप इन चीज़ों को, इन तथ्यों को पढ़े रहेंगे, इनका अवलोकन किए रहेंगे, इनका अध्ययन किए रहेंगे। तो इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। इसको पूरा आराम से जो है 2-3 बार यदि आप देख लेंगे तो ये सारी बातें आपको कंठस्थ हो जाएंगी। उसके बाद महाप्राण है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में अधिक ऊर्जा, श्वास और वायु खर्च होता है। महा शब्द ही देखिए, महाप्राण, प्राण का मतलब होता है वायु, जिसमें अधिक वायु लगती हो, यानी अधिक श्वास, अधिक ऊर्जा के साथ हमको जिन ध्वनियों का उच्चारण करना पड़ता हो वो महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। यह प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा
प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आप देख रहे हैं, क ख ग घ च छ ज झ, इसमें जो है ज़्यादा जो है शक्ति लगानी पड़ रही है, इसमें ज़्यादा वायु जो है मुख विवर से बाहर निकालना पड़ता है, तो इसमें अधिक ऊर्जा, श्वास और वायु खर्च होती है। और ये प्रत्येक वर्ग का आप देख रहे हैं महाप्राण, यहाँ आप देखिए, ये ख घ छ झ ड ढ और थ ध फ भ, ये जो है यह महाप्राण ध्वनियाँ है। और फिर विद्यार्थियों अल्पप्राण ध्वनियाँ, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम ऊर्जा, कम श्वास, कम वायु मुख विवर से बाहर निकालनी पड़ती है, तो वह अल्पप्राण वर्ण के अंतर्गत आता है। और प्रिय विद्यार्थियों, इसमें प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आता है। प्रत्येक का प्रथम, ये प्रथम हो गया, ये तृतीय हो गया, ये पंचम हो गया। आप देख रहे हैं क ग अंग च ज य ट ड ड़ त द न प ब म, यह प्रत्येक वर्ण का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, और फिर जो है ये, और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत जो है महाप्राण ध्वनियाँ हैं, स ख स ह। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार मैं पुनः इस वर्गीकरण के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि अघोष वर्ण जो है यह प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण होता है। यहाँ देखिए, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय क और ख जो है यह अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये जो है यह विद्यार्थियों ये जो है ये अघोष होता है, अघोष होता है। और सघोष के अंतर्गत विद्यार्थियों प्रत्येक व्यंजनमाला की जो अंतिम तीन वर्ण है ग घ अंगा, ये जो ग घ अंगा ये जो है ये तीनों जो है यह घोष या सघोष। अब यहाँ आप समझ जाएंगे, क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये क्या है, ये अघोष वर्ण है। और ग घ ng ज झ य ड ढ ड़ द ध न ब भ म, यह जो है विद्यार्थियों यह सघोष व्यंजन है। और फिर इन्हीं वर्णमाला का ये जो व्यंजन माला है, ये व्यंजन माला में अल्पप्राण और महाप्राण को भी समझेंगे। जो महाप्राण है या अल्पप्राण पहले समझ लेते हैं। जो अल्पप्राण है यह प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण है। तो प्रथम में क है, तृतीय में ग है और पंचम में अंगा है। तो क ग अंग च ज य ट ड ड़ त द न प ब म। तो ये जो तीन वर्ण है यह अल्पप्राण है, यानी प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण प्रत्येक वर्ग का ये अल्पप्राण होता है। जबकि दूसरा और चौथा वर्ण जो है विद्यार्थियों ये महाप्राण होता है। जैसे ख घ छ झ ठ ड थ ध फ भ। तो ये आपको याद कर लेना। इसके साथ साथ विद्यार्थियों जो अंतस्थ व्यंजन है य र लावा यह भी अल्पप्राण है, और जो ऊष्म व्यंजन है स ख श ह यह महाप्राण के अंतर्गत आता है। उसी तरह से स ख श यह जो ऊष्म व्यंजन है ये अघोष के अंतर्गत आता है। य र लावा
ह और यह जो संयुक्त व्यंजन है छ त्रंग य स्र और सभी स्वर विद्यार्थियों यह सघोष के अंतर्गत आता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त अन्य बिंदु को भी हम समझते हैं जिनमें संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छ त्र ग स्र आता है। छ का निर्माण क और श से होता है। त्रा का निर्माण त और र से होता है, यानी आधा क और मूर्धन्य श, आधा त और र, आधा ज और य, आधा श और र। इसके योग से जो है विद्यार्थियों यह संयुक्त व्यंजन है, इसका निर्माण होता है। और द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ, ड़ और ढ, जैसे गूढ़, गुड़, तो ड़ और ढ जो है यह द्विगुण व्यंजन है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं ट वर्ग के अंतर्गत ये ड है और ये ढ है। तो ड और ढ में नीचे जो है बिंदु लगा देने से ये अड़ा हो गया और ये अढ़ हो गया, जैसे गुड़ और गूढ़, है ना। तो ये द्विगुण है, इनका दो स्वरूप है। एक ये हम देख रहे हैं ड और ढ के रूप में, और दूसरा ड़ और ढ़ के रूप में यह दिखाई पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अयोगवाह, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, यह भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अयोगवाह अंग और अह को कहा जाता है, यानी अनुस्वार और विसर्ग जो है यह अयोगवाह के अंतर्गत आता है। अयोग का मतलब है जिसका योग न हो, यानी न तो यह स्वर के साथ जुड़ता है और न ही व्यंजन के साथ जुड़ता है। इसका प्रयोग स्वर के साथ होता है और यह संयुक्त रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। और वाह का मतलब होता है यह न तो स्वर के साथ और न व्यंजन के साथ स्वतंत्र रूप में इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह अपने अर्थ का वहन करता है, इसलिए वाह का मतलब होता है वहन करने वाला, इसलिए इसे अयोगवाह कहा जाता है। और यह प्रायः जो है इसका प्रयोग स्वर के साथ ही होता है और इसीलिए इसे स्वतंत्र वर्ण के रूप में जाना जाता है, जिसे अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि यह न तो स्वर, इसीलिए जो है अनुस्वार है ना, अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब है अनु माने पीछे, स्वर माने स्वर, यानी जो स्वर के बाद जो प्रयुक्त किया जाए, यानी यह स्वर के बाद ये लगता है। अनुस्वार जो है यह स्वर के बाद इसका प्रयोग होता है और यह संयुक्त वर्ण में प्रयुक्त किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, और यह विसर्ग जो है यह व्यंजन के या स्वर के बाद इसका भी प्रयोग होता है। तो अनुस्वार और विसर्ग, अंग अनुस्वार है और अह विसर्ग है, और प्रायः इसका प्रयोग इस तरह से बिंदु के रूप में वर्ण के ऊपर और वर्ण के बाद किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।